स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं SSC GD का प्रीवियस ईयर पेपर गणित का पहला आपका गया होगा, अभी दूसरा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 20 प्रश्न जो होंगे आपके एकदम प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप इनका निरंतर अभ्यास करें और सभी एग्जाम्स के लिए भी ये आवश्यक है, इसलिए बिहार SSC वाले भी इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, और एक एक क्वेश्चन जो है आपका अति महत्वपूर्ण है। देखो, बोला 77 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दाल को 83 रुपया 50 पैसा प्रति किलोग्राम की दाल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य, देखिए यहाँ पर क्या दिया, औसत मूल्य 80 रुपया प्रति किलोग्राम परिणामी मिश्रण प्राप्त हो। तो हमें करना क्या होगा, इसमें एलिगेशन वाले मेथड पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो 77 रुपया 50 पैसा प्रति केजी और दूसरा है आपका 83 रुपया 50 पैसा प्रति केजी, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिश्रण का भाव बनेगा बच्चे 80 रुपये प्रति केजी। तो इनके अंतर को हम लिखेंगे इसके सामने, यानी कितना, देखिए इनका अंतर करते हैं हम, और इनका अंतर क्या हो जाएगा, 83 रुपया 50 पैसा में से 80 घटेगा तो 3 रुपया 50 पैसा, और इनका अंतर हो जाएगा आपका 2 रुपया 50 पैसा। इनको अनुपात करना है, बस दशमलव से दशमलव कैंसिल, इक्वल है 0 से 0 कैंसिल, 5 सते 35 और 5 पंजे 25। तो एलिगेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एवरेज का भी बोल सकते हैं आप, किस अनुपात में इसको मिलाया गया, तो आंसर बनेगा 7:5 के अनुपात में मिलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। देखो, ये बोला 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निरंतर आता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं, क्लियर, और इस 100 रुपए में आप खरीदते हैं, परचेज किए कितने वस्तु, 16 वस्तु, और बेचे कितने वस्तु, 28 वस्तु। अगर हम इस वस्तु की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या हो रही है, लॉस, हमें हानि हो रही है। कितने वस्तु की हानि हो रही है, तो 12 वस्तु की हानि हो रही है। लेकिन अब रही कि अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो जितना हम बेच रहे हैं उसी पर परसेंटेज लॉस होगा आपका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि ठीक है भाई लॉस का प्रतिशत बता दीजिए, कुल लॉस हुआ 12, कितना बेचने पर 12 की हानि हुई, तो 28 वस्तु बेचने पर 12 की हानि हुई। काटेंगे, 4 तिहाई 12 और 4 सते 28। देखो 1/7 का जो फ्रैक्शन, 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7, 3 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42, जो कि हमें लॉस हो रहा है। तो 42 वाले दो ऑप्शन है, तो आंसर बनेगा सी। कितना आएगा, तो 42.86% हमें हानि हुई। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। वैसे आप 300 में 7 से भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे हमने किया क्या, देखो फ्रैक्शन में अगर हम बात करें 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। तो अगर 3/7 का वैल्यू निकालना हो तो हम इसमें 3 से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाता है आपका कितना, गुना करें तो 14 तिया 42.6/7, यानी कि 42.8। तो दोनों तो सेम ही है, बस हानि और लाभ का अंतर है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, तो आप भी फ्रैक्शन मेथड थोड़ा सा अच्छे से अभ्यास करें, समय आपका कम लगेगा, बचेगा समय। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्न है आपका, वैसे देखें तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक का मतलब क्या है बच्चे, अर्धवार्षिक का मतलब है कि अगर आपको कोई ब्याज पूरे 1 साल में देनी है तो आप उसे 6 माह करके दें। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% प्रति वर्ष बोला, दर क्या बोला, 5% प्रति वर्ष। लेकिन हमें क्या करना होगा, दर को अब छमाही करना होगा। तो 1 साल में 2 छमाही होते हैं। देखिए 1 साल में 2 छमाही होते हैं, इसीलिए हमें दर में 2 से भाग करना होगा। 5/2%। अगर हम इसका फ्रैक्शन निकालें तो 5/2 गुणा ये क्या हो जाएगा, 100, यानी ये हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/40। ठीक है, दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है। ठीक है, अच्छी बात है। एक ग्राहक ने 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 1600 जमा किए। तो अगर हम बात करें कि इसने 1 जनवरी
कोई व्यक्ति अपना पैसा निवेशित किया, 1 जनवरी को इसने 1600 रुपये निवेशित किए, तो हम डायरेक्ट यहाँ से SI निकालेंगे क्योंकि वो ब्याज पूछ रहा है। तो 1600 रुपया इसने निवेशित किया और इसको ब्याज कितना मिलेगा पहले 6 महीने में, तो 1/40। तब तक आ गया बच्चे आपका 1 जुलाई। देखिए तो 1 जुलाई को 1600 तो इसके पास था ही, पहले से आ रहा था, 1600 और निवेश किया तो इसके पास हो गया 3200, और 3200 पर ये लेगा कितना 1/40 ब्याज। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ब्याजों का ब्याज, तो वो ब्याजों का ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि अगेन 1600 का 1/40 करें तो ब्याज आता है और इस ब्याज का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो फाइनली अगर हम इसको काटें तो ये आ गया कितना रुपया इंटरेस्ट, 40 रुपया, और 16 ये क्या हो जाएगा 3200 गुणा 1/40, तो ये आ जाएगा बच्चे 80 रुपया, 40 रुपया 80 रुपया, और ये आ जाएगा पूरा कट जाएगा 1 रुपया। इन सबको जोड़ें तो 120 और 121, तो फाइनली आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 121 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले 1600 का ब्याज 1/40, ठीक है। दूसरे अब पहले से 1600 चल रहा है, यहाँ पर 1600 और डाल दिया तो हो गया 3200, और इसका 1/40 यानी 80 रुपया इंटरेस्ट, और फिर ब्याज का भी ब्याज लग जाएगा ना, कंपाउंड का मतलब ही होता है ब्याज का ब्याज। तो 1600 का 1/40 ब्याज आएगा और उसका 1/40 और आपको देना, यानी 1 रुपया अतिरिक्त कंपाउंड होगा। ठीक है, तो 121 आपका आंसर बनेगा। बिल्कुल ये शॉर्ट तरीका है और यही मान्य है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट बोला, देखिए ये चुनाव से संबंधित है। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। पराजित उम्मीदवारों के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेंगे कुल मत। क्लियर, हम ले लेंगे कुल मत, और कुल मत इसका हो जाएगा कितना 100 या 100x भी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है, 100x ले सकते हैं। इसने जो है 10% मतदाता मतदान नहीं किए, है ना। तो अगर हम बात करें मतदान की, तो मतदान कितना हुआ, मतदान कितना हुआ बच्चे 90x, 90x क्या हुआ मतदान हुआ आपका। ठीक है, अब कह रहा है 150 मतों को अवैध घोषित। देखो देखो बच्चे, अवैध कर दिया। अवैध का मतलब होता है कि इसकी गिनती नहीं होगी। तो वैध मतों की संख्या कितने होंगे, तो पहले तो हम कुल मत में से 150 मत को घटा लेंगे, ये हमारे पास कुल वैध मत हैं। फिर बोला विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के 50% मत प्राप्त किए। तो हमने यहाँ पर देखा कुल मत है। अब अगर हम विजेता की बात करें तो बच्चे विजेता को मिला कितना मत 50x। क्लियर, और हारने वाले को देखो, हारने वाले को कितना मिला, तो कुल मत में से 90x माइनस 150 में से हम अगर 50x घटा दें तो हारने वाले का आएगा। 90x में से 50x जाएगा, क्या बचेगा, तो 40x माइनस 150। ये आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत ही सिंपल है। अब बोला कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 350 मत। ठीक है, तो 50x माइनस 40x माइनस 150, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के बीच का अंतर है 350। तो देखिए ये तो माइनस, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 50x माइनस 40x प्लस 150, 350 घटेगा तो क्या आएगा बच्चे, 10x बराबर 200। कैसे 200 आया, 150 दाहिने जाकर घटेगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20, x का वैल्यू 20 आएगा। प्रश्न में क्या बोला कि पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से प्रतिशत मत। तो हारने वाले की अगर हम बात करें तो हारने वाले का प्रतिशत अगर हमें निकालना हो तो हारने वाले का क्या दिया हुआ है, कुल मत 40x माइनस 150 रख लेंगे। 40x माइनस 150, कुल मत कितना है 100x, बट्टा में रख लेंगे 100x और गुणा में 100। लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि x का वैल्यू है कितना
20। तो चाहे तो आप इसमें 20 से गुना करके आप निकाल लें, नहीं तो 150 के बराबर की वैल्यू निकाल लें। जैसे x बराबर 20, तो इस बात को अगर ध्यान से समझें तो x बराबर कितना 20। अगर हम 150 की बात करें तो यह है बच्चे कितना गुना 7.5 गुना। तो 20 में 7.5 से गुना करेंगे 150, तो हम इधर भी अगर 7.5 से गुना कर दें तो इस 7.5x के बराबर हो जाएगा कितना 150। तो जहां भी 150 है वहां पर हम क्या रख दें 7.5x बटा 100x गुणा 100। तो घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए घटाएंगे 40 में से 7.5 घटाएंगे हम तो कितना आएगा। अगर हम इसको 8 मान लें तो क्या आएगा 32.5। तो ये आएगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 32.5% आपका आंसर आएगा। तो इसको बना लें एकदम प्रेम से, इसको हल कर लें यहाँ से पूरा का पूरा, ठीक है। कुल मत है और यहाँ पर अगर हम बात करें वैध मत है 90x माइनस 150, जीतने वाले को 50x और हारने वाले को कुल वैध में से घटा देंगे हम, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर करेंगे x बराबर 20। अगर 150 20 के बराबर अगर रखें तो 7.5, तो x में 7.5 से गुना करेंगे तो 7.5x। हारने वाले को मिला 40x माइनस 7.5 कर देंगे हम, यानी कि 32.5% जो है मत हारने वाले को मिला। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था परसेंटेज का, बहुत ही अच्छा पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो टाइम एंड वर्क का ये प्रश्न है, और टाइम एंड वर्क में अगर हम देखें तो प्रश्न क्या बोल रहा है ये 12 दिनों में एक कार्य का 2/5 भाग पूरा करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले ए की बात करेंगे। ए जो है वो 12 दिनों में कार्य का 2/5, 2 छिक्का 12 और 6 बचे 30। अगर ए पूरा काम करता तो उसे 30 डेज लगते हैं। बी उसी कार्य का 8 भाग 21 दिन में, 7 24 डेज, तो टोटल वर्क हो जाएगा 120, ठीक है। तो इसकी क्षमता आ जाएगी 4 और इसकी क्षमता आ जाएगी 5। तो बोला ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 120/9 यानी कितना 40/3 दिन में ये काम को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 28 नहीं 24 होगा, तो 40/3 आपका आंसर बनेगा। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन की गड़बड़ी की वजह से टाइम लगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए चाल समय दूरी से 2-2 3-3 एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो परसेंटेज लाभ हानि के अलावा चाल समय दूरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2-2 3-3 प्रश्न पूछे गए हैं। देखो क्या बोला, ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा ए की चाल है, और उसके पीछे से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा लग जाए, मीटर प्रति सेकंड लग जाए तो वो क्या होता है, चाल होता है। तो मान लीजिए कि यहां से सबसे पहले ए चला और ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला। मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा और 5 घंटे ये चलेगा, तो कुल कितनी दूरी तय कर लेगा बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब यहां पर बी जो है इसके पीछे भागा, और इसके पीछे कितने की स्पीड से भागा, इसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बी भागा। और मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अगर एक ही दिशा में हो तो चालों का क्या करते हैं, चालों का अंतर करते हैं। तो बच्चे जब एक ही दिशा में अगर चली जाएगी तो चालों का अंतर, लेकिन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने किलोमीटर का अभी हो गया, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का हो गया अंतर। तो क्या बोला कि बी प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर ए से मिलता है। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और इनके बीच में दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। चाल क्या होगा, इन दोनों का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर। तो 10 और 4 का अंतर क्या हो जाएगा 6, है ना। तो हमने तो समय निकाल लिया, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा आपसे, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कह रहे हैं कि बी प्रारंभ स्थान से, बी के प्रारंभ स्थान से, तो बी की चाल लेंगे कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुल समय लेंगे हम कितना, तो 20/6। अगर 2 से काटे हम तो आएगा कितना बच्चे, तो 100/3 यानी कि 33.33 किलोमीटर की दूरी पर ये पकड़े जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से बनाने सॉल्व कर लें 2-3 बार इसको। अगर एक बार में ना समझ में आए रिमाइंड करके आप बार बार देखें, ठीक है, आ जाती है समझ में तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ा जाए।
तो देखो मेंसुरेशन से भी 2-3 सवाल आपके पूछे गए एसएससी के हर शिफ्ट में। तो कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय बेलन, सबसे पहले तो मैं बात करूं लंब वृत्तीय बेलन की, अगर मैं बात करूं तो ये हो गया बेलन, और ये बेलन की क्या हो गई ऊंचाई, और ये हो गई त्रिज्या। क्या बोला, उसके आधार का व्यास, व्यास यानी कि d, और r बराबर क्या होता है d/2, यानी कि 56/2, बोले तो कितना 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है वो 18 सेंटीमीटर, ये हाइट है 18 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या हो गई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस बेलन का जो अगर हम बात करें तो इसको फॉर्मूला आप याद ही कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पर आपके सवाल आएंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे 2πr/h, यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा 28 गुणा 18, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो आप इसको अगर गुना कर लें, अगर गुना करें 22 दूनी 44 गुना 18 चौक 72। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, तो ये आपका हो जाएगा 28 और 8 36, 7 चौक 28, 28 और 3 31, आई थिंक 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखो बच्चे, ये आपका आ गया डिस्काउंट छूट से, और ये आपका आ गया किससे, तो ये हमने देखा एकल छूट से। तो एकल छूट क्रमिक छूट की बात करें तो ये बोला कि 10%, 15% और 20% वाली क्रमिक छूटों की एक एकल छूट ज्ञात करें। तो जब भी एकल छूट की बात करेगा ना, सीधा सीधा आप करना। ऐसे तो कई तरीके हैं बनाने के, है ना, x + y + z, हम ऐसे भी करके बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप सीधा करो। 100 - 100 गुणा, मान लो 10% छूट दी गई तो ली कितनी गई 90/100। अगर 15% छूट दी गई तो ली कितनी गई 85/100, और अगर 20% छूट दी गई तो कितनी ली गई बच्चे 80/100। आप इसको काट सकते हो तो आराम से काट दो, ये सब कट जाएंगे। ठीक है, आप इसको 100 को काट दो, या कोई बात नहीं इसको गुना करके आप घटा सकते हैं। तो 100 माइनस, देखिए 9/72 गुना 85। ठीक है, तो या आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 9/72 गुणा 85 आप कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 1 36, 8 दूनी 16, 56 और 1 57, 12, 11, 61.2। तो आपको 61.20 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको 62 मान लेते हैं। जैसे ही 62 मानेंगे तो ये हो जाएगा 38.2 है, यानी कि 38.2%, 8%, सॉरी 2 तो है ही 8%। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो जब भी एकल छूट की बात होगी तो सीधा आपको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये क्या बोला, निम्नलिखित को सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने की अधिकतम, देखिए जब भी बात कहेगा ना अधिकतम मैक्सिमम साइज की बात कहेगा तो हम बच्चे HCF निकालेंगे। और HCF बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि HCF बराबर होता है अंशों का HCF और क्या होता है बच्चे हरों का LCM। तो ये बात याद रखना है। दूसरी बात, अगर ये फुट में है तो सब फुट में बना दीजिए। जैसे कि ये 15 फुट है तो हम बोल सकते हैं 15/1। अगर ये 12 फुट 9 इंच है तो इसको भी फुट बनाएंगे। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 12 चौक 48 और 3 51/4, 51/4। इसको भी हम फुट बनाएंगे। 3 चौका 12, 64 और 1 65/4 हम लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? और इसको भी हम फुट बनाएंगे। 6 दूनी 12, 46 और 1 47/2। तो बच्चे अब आपको निकालना क्या है HCF। तो अभी हमने क्या बोला आपको, अभी हमने बोला कि HCF बराबर अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। तो ये तो 15, 51, 65, 47 इसमें अभाज्य संख्या जिसमें आ जाए उसका मौसा सदैव 1 होगा। तो यहाँ पे आपका मौसा क्या होगा 1 होगा। और उसके बाद अगर इनके लौसा की बात करें तो 4, 2, 1, 2, 4 का लौसा 4 होगा।
तो 1/4 फुट हो गया ये, लेकिन आंसर हमें इंच में भी देना है। तो हम यहाँ पे जैसे 12 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चे 3 इंच, बिल्कुल। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा इसको रिमाइंड करके बार बार देखे थे कि ये सवाल छोटे ही होते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर उलझते हैं छोटे ही प्रश्न। तो आप निरंतर अभ्यास करें, ठीक है। चैनल के साथ बने करें, चैनल को लाइक जरूर कर दें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि लाइक करें। आप लाइक नहीं करते आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, रमा अपने साप्ताहिक वेतन का 5/8 हिस्सा, देखिए परसेंटेज का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन का भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसके वेतन को अगर x मान लें तो 5/8 इसने तो खर्च कर दिया ना, तो बचा कितना? 8 में से 5 इसने खर्च कर दिए। मान लो इसके पास टोटल 8 रुपए थे, 5 रुपए खर्च दिए, तो बचे कितने? 3। तो 3/8। फिर इसने वेतन का 1/3 हिस्सा खर्च किया, मतलब 3 रुपया में से 1 रुपया खर्च किया, तो बचा कितना इसके पास? 2/3। और अंत में बचत कितनी है? 40। तो बच्चे इसको काट दो, आपका आंसर आ जाएगा x बराबर कितना होगा? 160 रुपया। तो उसकी इनकम है 160। आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो इसको देखें, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, फिर से आपका एकदम छोटा सा प्रश्न। यदि किसी संख्या के, तो संख्या को x मान लें, कोई बुराई नहीं इसमें। 40% यानी 40/100 का 15%, 15/100 कितना है बच्चे? 30 है। तो वह संख्या क्या है? तो आप काट दीजिए, 15 दूनी 30। 40 को 2 से काटिए, अंश से अंश कटता है, ठीक है। 20 और 20 बचे 100। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 500। बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। तो चले देखिए क्या बोला। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज के 2 प्रश्न, एक हमने बना दिया है, दूसरा आपका आ गया। एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 5000 रुपए पर, देखो बच्चे प्रिंसिपल कितना आया? प्रिंसिपल है 5000 रुपया। टाइम कितना? 2 वर्ष। टाइम आपको दिया है 2 वर्ष, है ना। गणना किए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। सबसे पहले तो 2 वर्ष की अगर बात करें तो 2 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर कहें तो क्या होता है? देख लीजिए, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर, ठीक है बच्चे, इसको याद रखेंगे, गुणा 100 बटा दर का पावर 2। तो ये बात एकदम सदैव याद रखें इस बात को। तो यहाँ पर आपका मूलधन कितना दिया है? 5000 लिख दिए। ब्याज का अंतर कितना दिया है? 72 रुपया लिख दिए। दर कितना दिया है हमें नहीं पता, तो हमने 2 बार लिख दिया, 100/r गुना 100/r। अब हम इसको काटेंगे अगर 2 जीरो से तो 2 जीरो, और 50 दूनी 100। आप देखें 72 दूनी और r गुना r, तो r² बराबर 144। तो दोनों पक्षों पर रूट डालें हम, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो दर जो आएगा बच्चे वो आएगा 12%। आंसर बनेगा ए। तो ऐसे प्रश्न जितने भी आपको होंगे, आपको एसएससी में ब्याजों के अंतर पर प्रश्न पूछे गए हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इन टोटल प्रश्नों को हम हल करेंगे और आपको बताएंगे, एक एक फॉर्मूला आपको एक एक सेट के माध्यम से कराएंगे। तो सेट अवश्य करें। चलिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर चाल समय दूरी, एक स्थान गया और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस, मतलब गया x चाल से, आया y चाल से, दोनों चाल अलग अलग है, और इस क्रम में उसे समय कितने लगे? 2 घंटे। तो बच्चे सबसे पहले तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो इसमें औसत चाल निकालिए, और औसत चाल क्या होता है? 2 × xy बटा x प्लस y। क्लियर? इसी से आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करें 2 गुना, गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आया, और इसको जोड़ेंगे हम 20 प्लस 30, तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटा 50। तो काटते हैं 0 से 0, 5 चौके 20, 4 तिहाई 12, और 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 24 किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। बोला एक विद्यालय के 45 विद्यार्थियों का औसत भार। देखिए सबसे पहले तो हम देखें 55 किलोग्राम है, यदि शिक्षक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार। तो बच्चे शिक्षक का अगर हमें भार ज्ञात करना है, शिक्षक की
बात करें तो नए व्यक्ति का, शिक्षक जो है अभी है नहीं, वो आए हैं नए व्यक्ति, तो पहले से जो हमारा औसत भार चल रहा था, है ना, जितना भी हमारा औसत भार था वो तो रहेगा, प्लस, है ना, प्लस कुल जितने भी सदस्य हो गए, कुल सदस्य गुणा, है ना, औसत। कौन सा औसत? अतिरिक्त। अगर हम बात करें तो औसत कौन सा? जो एक्स्ट्रा होगा वो सब पर बटेगा। तो औसत भार कितना है पहले से? तो बच्चे 55 केजी है। अब कुल सदस्य पहले 45 थे, मास्टर साहब के आने से 46 हो गए। औसत भार कितना है? 300 ग्राम। इसको हम केजी में बदलेंगे, 1000 से भाग देकर, 2 जीरो से 2 जीरो, 55 प्लस, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे 55 प्लस 3 छक 18, 3 चौका 12 और 1 13, और एक जीरो है, 10 है तो दशमलव, 5 और 3 8, 68.8 केजी। तो आप आराम से देखें ये शिक्षक का भार कितना हो जाएगा? 68.8 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। वीर 200 अमरूद 1800 रुपए में खरीदता है। 200 अमरूद खरीदे और इसने 200 अमरूद के लिए 1800 रुपए पे किए। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए थे जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपए प्रत्येक अमरूद की दर से बेचता है और 230 का लाभ कमाता है। लाभ का मतलब क्या है? देखिए, उसका विक्रय मूल्य है, तो जितना में उसने खरीदा और प्लस में प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है कि उसने जो एसपी निकाला अपना, वो 1800 में तो खरीदा ही था। अगर उसे 230 रुपए लाभ हो गए तो उसका एसपी हो जाएगा बच्चे 8 2 10, 2030 रुपए। अब 2030 रुपए में अमरूदों की संख्या क्या होगी? अमरूदों की संख्या अगर हम निकालें, जब उसने 2030 रुपए में 14 रुपए प्रति अमरूद की दर से बेचा, इसको अगर हम काटें तो 14 एकम 14 6, है ना, 14 चौका 56 और 14 पचे 70, 145 अमरूद उसने बेचा। तो बच्चे उसने खरीदे कितने अमरूद थे? 200, बेचा कितना? 45, 145। तो आप मुझे बताइए कि उसको लाभ कितना हुआ? उसको लाभ हुआ 55 अमरूद। तो परसेंटेज में पूछ रहा है, कोई बात नहीं, कुल लाभ गुना 100 बटा जितना आप लिए हैं, तो 55 में 2 से भाग करोगे तो 27.5% लाभ होगा। तो ये आंसर होगा बच्चे 27.5%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका अच्छे से अध्ययन करें, एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखो, एक कार्य को समाप्त करने में राज, देखिए 3 व्यक्तियों के नाम है इसमें, राज है और कौन है बच्चे? सुजय है और इसमें रौनक है। ठीक, 3 गुना समय, जो रेशियो निकलेगा ना वो समय का रेशियो निकलेगा। राज सुजय से दुगना, तो जो राज है वो सुजय से दुगना, ये दुगना ले लिया, तथा रौनक से तिगुना, रौनक से तिगुना। एक काम करते हैं, इसको हम 6 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 3 और इसको 2। देखो, राज सुजय से दुगना और रौनक से तिगुना हो गया, लेकिन ये रेशियो किसका आया बच्चे? समय का। अगर हमें हर हाल में क्षमता का रेशियो चाहिए, पलटेंगे 1/6, 1/3 और 1/2। तो 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 ही हो जाएगा। इसमें हम 6 से गुना करें तो ये कितना आएगा? 1:2:3 के अनुपात में इनकी क्षमता होगी। अब हम निकालेंगे क्या? तो अब हम निकालेंगे कुल कार्य। तो कुल कार्य बराबर क्या होती है? क्षमता गुणा समय। तो जिसकी क्षमता, जिसका समय दिया हो उसी की क्षमता। कह रहे सुजय अकेले 6 दिन में करता है, तो सुजय का समय दिया है तो सुजय की क्षमता हम लिखेंगे। सुजय की क्षमता कितनी है? 2। तो अगर हम कुल कार्य की बात करें तो यह है 12। अब क्या बोला? तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर अगर हम बात करें, राज प्लस सुजय प्लस रौनक, तीनों मिलकर इस काम को करेंगे। बटा में तीनों की क्षमता, 3 और 2 5 और 1 6। कितना दिन बच्चे? तो 2 दिन में करेंगे। आंसर ऑप्शन ए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी के अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए तो आपका ये प्रीवियस ईयर सेट ही चल रहा है। पूरा जितने भी सेट हैं वो सारे सेट कराएंगे।
और सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है ये सब। देखो A अनुपात B दिया है, तो A का वैल्यू हो जाएगा क्या, A का वैल्यू 5, जहां A होगा 5 B होगा 1 रखेंगे। तो ये क्या बोला आपका 3A 3 गुना 5 प्लस 4 गुना 1 अनुपात 3 गुना 5 माइनस 4 गुना 1। तो 5 3 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 अनुपात 15 में से 4 गया 11, 19 अनुपात 11 आंसर बनेगा सी। क्लियर? तो बच्चे आओ आगे बढ़ा जाए। देखो क्या बोला 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर कीमत कितनी होगी, एमपी कितना होगा। कोई भी छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो 15% छूट दिया तो लिया कितना 85/100, 6% छूट दिया तो लिया कितना 94/100, और अंत में विक्रय कितने में किया 9588। तो काटो, इसको काटेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसको काट सकते हैं 5 से, 5 से आप काट दीजिए कितना आएगा 20 है ना। 94 से भी आप काट सकते हैं इसको, ठीक है, या 2 से काट सकते हैं, 2 दहाई 20, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 47 दूनी 94 है ना, और 7 चौक 28, एक मिनट काटिए, कटेगा ये, 47 दूनी 94 बचा 1 188 है ना। तो ये कट जाए कितने मर्तबे 4 मर्तबे 24, एक मिनट इसको फिर से काट दिया जाए, ठीक है। तो x गुणा 85/100 गुणा 6% छूट है, तो ये हो जाएगा आपका 94/100 बराबर 9588। तो अगर इसको काटा जाए, देखो 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18 और 2 चौका 8। अब काटना आसान हो जाएगा, 47 से कम 47 और 47 दूनी 94, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 20, 17 से काटें तो 17 छिका 102। तो x बराबर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, यानी कि आंसर बनेगा बच्चे 12,000। ठीक है, चलिए अगला है दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए आप, ये हमेशा याद रखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा मौसा, यहीं से आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो पहली संख्या को हम रख देते हैं कितना 5x, दूसरी संख्या को 9x। देखो एक और बात, इन दोनों का मौसा निकालोगे ना तो एक से मौसा होगा, मौसा क्या होगा x, तो लौसा होगा आपका 405 और मौसा हो जाएगा x। तो इसको अगर काटें तो x से x कटेगा, 9 चौके 36 और 9 पचे 45 और 5 नवा 45। तो बच्चे x का वैल्यू क्या आएगा 9। तो जिससे गुना करोगे ना वही निकलेगा। जैसे अगर हम 5 से गुना करें तो 9 पचे 45, और अगर 9 से गुना करें तो 9 नवा 81। तो 45 और 81 ही आपके आंसर बनेंगे, ऑप्शन ए। चलिए एक मकबरे के 3.5 मीटर व्यास, देखिए ये मकबरा हो गया आपका, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई उसकी, ये त्रिज्या हो गई। एक मकबरे 3.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। तो देखिए पूरा अगर हम इसके आयतन की बात, पूरे इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 4πr² होता है। अगर ये आधा है, ये है आपका अर्धगोलाकार का अगर हम पृष्ठ क्षेत्रफल अगर देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2πr²। तो अब आप इसको हल कर दीजिए, काम हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुना त्रिज्या कितनी होगी 3.5। देखो बच्चे हम इसको हल करेंगे, 3.5 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, तो ये बनेगा कितना 350 सेंटीमीटर। चूंकि ये हमारा क्या हुआ व्यास यानी कि d हुआ, तो त्रिज्या के लिए हमें क्या लिखना होगा बट्टा में 2 लिखना होगा, r² हो गया। ये 7 से 2 से 2 काट देंगे, 7 से काटेंगे 7 पचे 35, 2 से काटेंगे 11। तो इनको अगर हम गुना करें तो गुना करने पर आपका आएगा 11 से कर लो। खर्च पूछ रहा है, तो खर्च पूछ रहा है, तो खर्च के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 20 रुपया 20 पैसा दिया है ना बच्चे, तो हम 20 पैसा को रुपया बनाएंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर काट देंगे,
ठीक है। अब हम गुना करेंगे, पूरा का पूरा गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 35 पचे, देखो 35 पचे यानी कि कितना आएगा, सबको गुना करेंगे तो 38,500, 38,500 आपका आंसर बनेगा ये। ठीक है, तो गुना कर लीजिएगा, बस आपका गुना ही मेन है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए और इन 20 प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चलेगी और आप इसको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गणित में अभ्यास करें, अभ्यास से ही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।